सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। होप्स आप सब बहुत अच्छे होंगे। दिस इज सी ए विनय, एज यू ऑल नो, एंड मैं आपका वेलकम करता हूं अपने चैनल पे, दैट इज ऑडिट के जॉब। तो बहुत टाइम बाद हम दोबारा जुड़ रहे हैं, ठीक है ना, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। तो जैसा कि आपसे मैंने वादा किया था कि मैं अपनी यूट्यूब वीडियोस के साथ आऊँगा स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के ऊपर और चैप्टर्स के ऊपर सी ए फाइनल वालों के लिए। तो आज से उसको वापस स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो हमारे ऑलरेडी जो है वो एसेस थोड़े अच्छे खासे जो है रिकॉर्डेड है हमारे चैनल के ऊपर, जो कि इंपॉर्टेंट है। पर आज जो है हम चैप्टर के साथ स्टार्ट करेंगे और एक ऐसा चैप्टर उठाने जा रहे हैं जो कि आपको 5 मार्क्स पक्का कंफर्म देगा ही देगा, ठीक है। वो 5 मार्क्स का हर अटेम्प्ट के अंदर रहता ही रहता है, ठीक है, वो देता ही देता है। दैट इज हमारा ऑडिटिंग ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट, ठीक है। तो आज हम एक ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट के ऊपर ऑडिट स्टार्ट करने जा रहे हैं। मैंने आपके लिए नोट्स प्रिपेयर करे हैं और सिर्फ 6 पेजेस के अंदर करे हैं। इतने ज़्यादा ब्यूटीफुली अट्रैक्टिव नोट्स हैं वो, बिल्कुल अट्रैक्शन आपको मिलेगी। मेमोरी टेक्निक्स ज़बरदस्त यूज़ की गई है। आपको कुछ भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, सिर्फ मेरे साथ बैठना है, मेमोरी टेक्निक्स को देखनी है और जॉब करना है, ठीक है। जैसा कि मैंने कहा है, ऑडिट कुछ भी नहीं है, ऑडिट सिर्फ और सिर्फ एक जॉब है। आपको जॉब करना है, मेमोरी टेक्निक्स का, उन कलरफुल नोट्स का, वो छोटे छोटे शॉर्ट नोट्स हैं उनका, दैट्स इट, कुछ भी नहीं है। आपको चैप्टर आज ही आज याद हो जाएगा इसी वीडियो के बाद, और अब 5 नंबर इस अटेम्प्ट के अंदर पक्का इसमें लेने ही वाले। 5 का तो आता ही आता है, कहीं ना कहीं से एक आता है एमसीक्यू भी मिल जाता है, क्योंकि चैप्टर थोड़ा सा क्या है, टेक्निकल है और आईसीए को नंबर काटने हैं। और आप नंबर कहाँ पे कटवाओगे, टेक्निकल चैप्टर के अंदर, ठीक है। तो ऐसे काटेगा, कोई दिक्कत नहीं, हमें कटवाना नहीं है, बहुत अच्छे से कवर करने वाले हैं, ठीक है। इसके बाद अब मेरी स्क्रीन स्टार्ट होगी, सिर्फ आपको स्क्रीन दिखेगी, उसके ऊपर नोट्स चलेंगे और मैं आपको पढ़ाऊंगा। आपको सिर्फ उसके ऊपर ध्यान देना है। मैं आपको एंड में फिर मिलूंगा वीडियो के, ठीक है। तो ध्यान देंगे, बहुत अच्छे से जॉब करना है, ध्यान रखना प्लीज़, और कुछ भी नहीं करना है। सो होप सो आपको मेरी वॉइस भी ऑडिबल होगी, प्लस आपको मेरी स्क्रीन भी जो है वो विजिबल होगी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर के साथ। चैप्टर का नाम रहेगा हमारे स्पेशल एस्पेक्ट्स ऑफ ऑडिटिंग इन एन ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट, ये पूरे चैप्टर का नाम है, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं की फीचर्स ऑफ एन ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट। इससे पहले मैं आपको एक बार पूरे के पूरे नोट्स रिव्यू करा देता हूँ कि किस तरीके से प्रिपेयर किए गए हैं, सिर्फ 6 पेजेस के अंदर। आप देख सकते हैं मेरी स्क्रीन को, ठीक है। तो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाने की कोशिश की गई है, प्लस इसमें मेमोरी टेक्निक्स भी यूज़ की गई है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं की फीचर्स ऑफ एन ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट, यानी कि ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट एक्चुअली है क्या। हम करने तो जा रहे हैं, पर पहले जान तो लें, तभी तो उसके अंदर ऑडिट कर पाएंगे। अगर आपको पता ही नहीं कि ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट होता है तो ऑडिट कैसे होगा। तो बात करते से पहले ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट की। तो एन ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट इज़ अ इकोसिस्टम दैट कंबाइंस पीपीटी, पीपल, प्रोसेस एंड टेक्नोलॉजी विद एन ओवरऑल बिजनेस एनवायरनमेंट, ठीक है। तो ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट के एक इकोसिस्टम, एक तरीके का सिस्टम है जो 3 चीज़ों को, पीपल, प्रोसेस एंड टेक्नोलॉजी को कनेक्ट करता है किसके अंदर, बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर। यानी कि हम लोग, प्रोसेस और टेक्नोलॉजी, इन तीनों को मिला के क्या बनता है हमारा ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। यानी कि कुछ भी नहीं है यार, एप्लीकेशंस वगैरह हम यूज़ करते हैं, ये सब हमारा ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट है। बढ़ते हैं आगे। टाइप्स, देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन दैट कुड एग्जिस्ट इन अ बिजनेस डिपेंडिंग ऑन सेवरल फैक्टर्स इंक्लूडिंग द नेचर, साइज, लोकेशन ऑफ अ बिजनेस एप्लीकेशन कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज एज फॉलोज, ठीक है। तो एप्लीकेशंस इज़ नथिंग बट द ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट, ठीक है ना। हम कुछ भी कर रहे हैं आज के टेक्नोलॉजी के ज़माने में, वो हमारा ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट है, ठीक है। तो बिजनेस एप्लीकेशन जो है वो 3 टाइप की होती है, ध्यान देंगे। सबसे पहले बात करते हैं हमारे पैकेज सॉफ्टवेयर की। तो पैकेज सॉफ्टवेयर जिसको हम क्या कहते हैं, ऑल्सो कॉल्ड द शेल्फ एप्लीकेशन यूज बाय माइक्रो एंड स्मॉल बिजनेस, यानी कि वो पैकेज सॉफ्टवेयर जो बिल्कुल पैकेज है, सब कुछ इसके अंदर ही है, कहीं बाहर जाने की नीड ही नहीं है, बिल्कुल पैक बना के देंगे आपको। ये मेनली कौन यूज़ करता है, हमारा माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस। इसके एग्जांपल्स हमारा टैली, क्विकबुक्स, ठीक है, टैली और क्विकबुक्स। अगला है हमारा स्मॉल ईआरपी, होप सो आप सबने काम करा होगा टैली क्यूबी के ऊपर, क्विकबुक्स को हम क्यूबी भी बोलते हैं। देन अगला है हमारा इसके अंदर दैट इज़ स्मॉल ईआरपीज, जो हमारे स्मॉल टू मीडियम बिजनेस के अंदर यूज़ होते हैं। तो पहले वाला था माइक्रो एंड स्मॉल, फिर अगला है स्मॉल एंड मीडियम, फिर अगला हमारा क्या है, मीडियम टू लार्ज, ठीक है। तो स्मॉल ईआरपीज में एग्जांपल क्या रहेंगे हमारे, टैली ईआरपी एक एंटरप्राइज रिसोर्स वाला होता है, जो कि आजकल हमारा मैंडेटरी हो चुका है, किसकी वजह से, ऑडिट ट्रेल की वजह से, ठीक है। तो ये आपकी एक्स्ट्रा नॉलेज का ध्यान रखना। तो टैली ईआरपी, सैप बिजनेस, फोकस ईआरपी आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है। इसकी एग्जांपल याद रखना है। लास्ट है ईआरपी एप्लीकेशन, जो कि हमारा मीडियम टू लार्ज बिजनेस में यूज़ होता है। तो इसमें हमारे एग्जांपल क्या है, सैप ईसीसी, ओरेकल एंटरप्राइज बिजनेस सूट, ठीक है। तो ओरेकल एंटरप्राइज बिजनेस सूट आपने सुना होगा, नेट सूट वगैरह है ना। तो आप सबने काम करा होगा इसमें अपने आर्टिकलशिप के ऊपर, चाहे वो टैली हो गया, क्यूबी हो गया, सैप हो गया, नेट सूट हो गया, टैली ईआरपी हो गया। आपको इससे एग्जांपल से याद रखने हैं, आईसी आपको कंफ्यूज कर सकता है, एमसीक्यू के अंदर देगा, एग्जांपल दे देगा और बोलेगा कि कौन सी एंटरप्राइज के लिए यूज़ होता है, आपको याद रखना। अच्छा, एक चीज़ साथ साथ इसमें और याद रखना क्या, कि ये 3 तो हमारे हैं ही हैं, पैकेज, स्मॉल ईआरपी और हमारे मीडियम टू, मतलब ईआरपी एप्लीकेशन यूज इन मीडियम टू लार्ज कंपनीज।
इसके साथ साथ एक बात और याद रखना, इसके अलावा और भी सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो कि हमारे बुक के अंदर मेंशन नहीं है, तो आपको इसको रीड आउट करने की कोई भी नीड नहीं। पेपर आपका यहीं से आएगा और आपको एमसीक्यूज जो हैं वो अच्छे से पढ़ के जाने हैं कि इसके लिए कौन कौन से आपके बन सकते हैं। आपको सारे एप्लीकेशन के नाम याद करने हैं सो दैट आपको अगर एमसीक्यू में है तो ऐसे गलती से भी आपको कन्फ्यूज़ ना कर पाए। ठीक है, ठीक है। देन बढ़ते हैं आगे। उसके बाद The applications described above from one layer of the overall automated environment. The other layers are made up of the technology, infrastructure and the physical and environment aspects including. ठीक है, जो applications जो है ना ऊपर जो स्पेसिफाइड है, टैली, सैप, ओरेकल, ये एक लेयर है। ठीक है, ये एक लेयर है बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर, ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट के अंदर की एक लेयर है। लेकिन इसके अलावा लेयर्स कौन कौन सी होती हैं, तो ये लेयर नीचे मेंशन है 6। यानी कि कहने का मतलब क्या है, अभी तक हमने क्या पढ़ा, फीचर्स क्या है ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट के, नथिंग, ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट इज़ नथिंग बट द एप्लीकेशन, लेकिन एप्लीकेशन इज़ वन लेयर। उसके अलावा कौन कौन सी लेयर्स हैं, तो ध्यान रखना। सबसे पहले इसकी मेमोरी टेक्निक पे आओ। मैंने मेमोरी टेक्निक को हाईलाइट कर रखा है ब्लू से, और जो मेन कंटेंट को हाईलाइट कर रखा है रेड से। जिन लोगों के पास टाइम कम है वो सिर्फ रेड वाला कंटेंट पढ़ के जाएंगे पेपर में, बाकी पढ़ना तो पूरा ही है, बट अगर आपको इंपॉर्टेंट देखना है तो रेड वाला आप लोगों के लिए ऑलरेडी मार्क है नोट्स के अंदर। ब्लू वाली है मेमोरी टेक्निक, दैट इज़ यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करनी है जैसे मैं कर रहा हूँ। ठीक है, अगर यूट्यूब पर आपको वीडियो अपलोड करनी है, आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी। सबसे पहले आता है डेटा बेसिस। डेटा बेसिस मतलब आप डेटा को कहाँ सिक्योर करोगे, हमारा सीक्वल है, MS SQL सर्वर, ओरेकल 19C, याद रखेंगे डेटा बेसिस। अगला ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे हमारे मोबाइल में होता है एंड्रॉइड, है ना, IOX, तो इसमें क्या होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज़ है, यूनिक्स है, लिनक्स है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम होना भी ज़रूरी है, उसके बिना सिस्टम काम ही नहीं करेगा। अगला हार्डवेयर एंड स्टोरेज डिवाइसेस, तो इसमें हमारे क्या आ गए, हार्डवेयर स्टोरेज के अंदर हमारे डिस्क आ गई, टेप्स आ गई, नेटवर्क शॉर्टेज आ गई, ये सब चीज़ें आ गए। अगर नेटवर्क डिवाइसेस, अब वाईफाई वगैरह तो होना ही चाहिए ना यार, नेटवर्क के बिना काम ही कैसे होगा, तो स्विचेस हो गए, राउटर्स हो गए, फायरवॉल्स हो गए। अगला नेटवर्क, अब नेटवर्क्स तो हैं वहाँ पे, वाईफाई वगैरह तो अपने को मिल गया, अब वो नेटवर्क कैसे कनेक्ट होगा आपके साथ, वाईफाई तो अवेलेबल है आजकल, सब कुछ आपका ऑटोमेटेड है, ऑनलाइन हो जाता है, मतलब हवा में, एयर के थ्रू, बट फिर भी एग्जांपल्स यहाँ पे मेंशन है, लैन, वैन, दैट इज़ हमारे लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क जो कि हम यूज़ करते हैं वाईफाई को कनेक्ट करने के लिए, बट लैन वैन भी आजकल केबल वायर्स भी यूज़ हो जाती हैं, बहुत ही कम है पर यूज़ होती हैं। एंड लास्ट है हमारा फिजिकल एंड एनवायरमेंटल लैंडस्केप, तो इसमें आ गया आपके सब कुछ, बाकी सारी चीज़ें, दैट इज़ हमारा CCTVs, हमारे बायोमेट्रिक्स, हमारे सप्रेशन सिस्टम, हमारे डेटा सेंटर, तो ये सब हमारे कवर होते हैं यहाँ पे। तो अगर मुझे किसी भी इंसान को अगर सपोज़ यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करनी है एक अच्छे खासे लेवल पे, तो डेटाबेस चाहिए होगा, कहाँ सिक्योर करेगा वीडियो को, ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए होगा क्योंकि उसके बिना आपकी सिस्टम काम ही नहीं करेगा, वीडियो रिकॉर्ड ही नहीं कर पाओगे। हार्डवेयर एंड स्टोरेज डिवाइसेस अगेन स्टोर करनी है। नेटवर्क डिवाइसेस आपको कुछ तो चाहिए होगा ना साथ में नेटवर्क कनेक्ट करने के लिए। अगला फिर नेटवर्किंग होगी कैसे, तो लैन वैन के थ्रू होगी। एंड अगला आपकी फिजिकल एनवायरमेंटल लैंडस्केप, इसके अलावा बाकी सब कुछ आपके हमारे यहाँ पे कवर हो जाते हैं। तो होप्स आपकी टॉपिक समझ आया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट पेपर में आ सकता है। ठीक है, आपको मेमोरी टेक्निक इसकी याद रखनी है। बढ़ते हैं आगे, दैट इज़ अगला है हमारा की कंसेप्ट्स ऑफ ऑडिटिंग इन रियल टाइम एनवायरनमेंट सच एज ई-कॉमर्स, ERP, कोर बैंकिंग एटसेट्रा। सबसे पहले जानते हैं कि रियल टाइम एनवायरनमेंट क्या है। अभी तो हम सिर्फ ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट पढ़ रहे थे, अभी रियल टाइम एनवायरनमेंट कहाँ से आ गया, तो जरा गौर फरमाइएगा। रियल टाइम एनवायरनमेंट इज़ अ टाइप ऑफ ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट इन विच बिजनेस ऑपरेशंस एंड ट्रांजेक्शंस आर इनिशिएटेड, प्रोसेस एंड रिकॉर्डेड इमीडिएटली एज दे हैपन विदाउट डिले। यानी कि रियल टाइम एनवायरनमेंट जो है ना वो ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट का ही पार्ट है, जहाँ पे हम ट्रांजैक्शन को उसी टाइम इनिशिएट करते हैं, उसी टाइम प्रोसेस कर देते हैं, उसी टाइम रिकॉर्ड कर देते हैं विदाउट एनी डिले। एग्जांपल देता हूँ आपको, पिछले साल था IPL का। मुकेश अंबानी जी यहाँ बैठ के अपना मुंबई इंडियंस का मैच देख रहे थे IPL का। यार वुड यू बिलीव कि यार उस इंसान के पास टाइम है IPL देखने का, मतलब वो 24 घंटे घिरा हुआ इंसान, उसको सोने को नहीं मिलता होगा, लखपति करोड़पति इंसान, उसके पास टाइम है देखने का। हाँ जी बिल्कुल टाइम है, किसी वजह से उसको काम नहीं करना वहाँ जाके, तो नहीं जी नहीं, उसके पास टाइम है बिकॉज ऑफ द रियल टाइम एनवायरनमेंट। सारा काम उसकी मोबाइल के ऊपर हो रहा है, सारा काम उसकी एप्लीकेशन के ऊपर हो रहा है, ट्रांजेक्शन इमीडिएटली उसको दिख रही है वहाँ पे कि कोई कर रहा है, प्रोसेस भी हो रही है, रिकॉर्ड भी हो रही है, सब कुछ वहीं के वहीं हो रहा है, उसको कुछ टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। तो इट इज़ कॉल्ड रियल टाइम एनवायरनमेंट, बिल्कुल रियल बेसिस पे अभी के अभी। ठीक है, a real time environment has several critical IT components that enable any time everywhere transaction to take place. They include, अब what are the components of real time environment, जरा ध्यान देंगे क्या क्या हमारा आता है रियल टाइम एनवायरनमेंट के अंदर, सो दैट ट्रांजेक्शन को हम रिकॉर्ड भी कर पाएँ, मतलब इनिशिएट भी कर पाएँ, रिकॉर्ड भी कर पाएँ, प्रोसेस भी कर पाएँ साथ साथ। तो मेमोरी टेक्निक भी ध्यान देंगे सबसे पहले इसकी, दैट इज़ बैंक ट्रांजेक्शन कर रहा है, तो अगर कोई भी बैंक ट्रांजेक्शन कर रहा है उसको क्या क्या चीज़ों की नीड है इस टाइम पे, ठीक है, क्या क्या चीज़ों की नीड है उसको इस टाइम पे ज़रा ध्यान देंगे मेरे साथ। पहला एप्लीकेशन, बैंक के पास भी एप्लीकेशन होनी चाहिए, फॉर एग्जांपल ERP, SAP, ओरेकल वगैरह, एग्जांपल भाई सेम है। मिडल वेयर, भाई मिडल वेयर तो होगा जब बैंक दो चीज़ों को कनेक्ट करेगा आपस में, फॉर एग्जांपल अपाचे,
ठीक है। आप लोगों ने बहुत सारा सुना होगा कि बैंक एटीएम में एक मिडल वायर जैसा कुछ यूज़ करता है, मिडल वेयर जैसा, अपाचे, ओरेकल, फ्यूजन, ये सब। फिर नेटवर्क, अगेन इसको भी नेटवर्क चाहिए, वाइड एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क, एंड लास्ट है हार्डवेयर। यानी कि जो मेन मैं एटीएम मशीन की बात करूँगा यहाँ पे, वो मेन हमारी क्या है, हार्डवेयर है, सर्वर्स, डेटा सेंटर, बैकअप एंड स्टोरेज डिवाइसेस, ठीक है। तो अगर बैंक कोई भी ट्रांजेक्शन कर रहा है उसको 4 चीज़ें चाहिए, ध्यान देंगे ज़रा, मेरे से फिर से जॉब करेंगे क्या क्या चाहिए बैंक को ट्रांजेक्शन करने के लिए? एप्लीकेशंस, मिडलवेयर, नेटवर्क्स, हार्डवेयर। फिर से बोलेंगे, एप्लीकेशंस, मिडलवेयर, नेटवर्क्स, हार्डवेयर, ठीक है। तो हमारा ख़त्म होता है यहाँ पे रियल टाइम एनवायरनमेंट की बातें। अगला हमारा इसके अंदर आता है दैट इज़ अंडरस्टैंडिंग एंड डॉक्यूमेंटिंग ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट, ठीक है। अब हमें ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट को डॉक्यूमेंट भी करना है, अंडरस्टैंड भी करना है। ये कौन करेगा? चार्टर्ड अकाउंटेंट, जो कि ऑडिट कर रहा है ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट के अंदर। तो जरा ध्यान देंगे, ऑडिटर जो है वो अंडरस्टैंड कैसे करेगा ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट को? पहला वो देखेगा कि कौन कौन सी एप्लीकेशंस यूज़ हो रही हैं, जो हमने अभी ऊपर बात करी, सैप है, ओरेकल है। दूसरा, अब वो कौन कौन से आईटी कंपोनेंट्स हैं हर एक एप्लीकेशन के लिए, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल कोई भी एप्लीकेशन पे कौन कौन से आईटी कंपोनेंट्स यूज़ हो रहे हैं उसके आसपास, उसको देखेगा ऑडिटर। तीसरा अब आएगा, क्योंकि अब तो एप्लीकेशन का काम खत्म हो गया, अब ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर क्या है, गवर्नेंस क्या है। चौथा, ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज़ क्या हैं, प्रोसीजर्स क्या हैं, प्रोसेस कौन कौन से फॉलो करती हैं। एंड लास्ट, उसके रिस्क एंड कंट्रोल्स क्या हैं, क्योंकि जहाँ रिस्क है वहाँ इश्क है, सिंपल सी बात है, जहाँ रिस्क है वहाँ कंट्रोल्स है, ठीक है। तो पहला क्या है, एप्लीकेशन। दूसरा, उनके ऊपर आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर कौन से हैं। अब ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर गवर्नेंस क्या है, पीपीपी, पॉलिसी प्रोसीजर प्रोसेस कौन सी फॉलो कर रही है ऑर्गेनाइजेशन। एंड लास्ट में क्या आ गया, आईटी रिस्क एंड कंट्रोल्स क्या है। होप्स आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। रट्टा लगाना है आपको, क्या करना है, जॉब करना है। अब आता है एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, आपको ज़रा ध्यान देना है इसके ऊपर। इस पर क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, ठीक है। तो मैं इसको मार्क कर देता हूँ पहले से, एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कि इसके आपके क्वेश्चन आने के चांसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा रहेंगे अकॉर्डिंग टू मी इस अटैम्प्ट के अंदर, ठीक है। तो ये क्या आपका इंपॉर्टेंट रहेगा। चलो, सबसे पहला तो याद रखना यार, कंसीडरेशन ऑफ ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट ईच फेस ऑफ ऑडिट साइकिल। ऑडिट साइकिल के अंदर 3 फेस होते हैं, हम सबको पता है। पहला, मैनुअल टेक्निक पे ध्यान देंगे, प्लानिंग। दूसरा, एग्जीक्यूशन। तीसरा, कंप्लीशन। तो पहले बात करते हैं प्लानिंग की। तो जब ऑडिटर रिस्क असेसमेंट करेगा एज पर एस 315, द ऑडिटर शुड कंसीडर रिस्क, कि भैया जी आईटी सिस्टम जो कंपनी यूज़ कर रही है ना, उससे कौन कौन से रिस्क आ रहे हैं, ये प्लानिंग का पार्ट है। दूसरा, जब वो अंडरस्टैंड करेगा बिजनेस प्रोसेस को। अब आप बोलोगे यार ये रिस्क असेसमेंट क्या है, बिजनेस प्रोसेस क्या है? अबे यार, इट्स नथिंग, रिस्क असेसमेंट कुछ भी नहीं है, इट्स अ बिजनेस प्रोसेस, ठीक है। वो कौन कौन से बिजनेस प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं कंपनी के अंदर, उसमें रिस्क को असेस करना इज़ द रिस्क असेसमेंट, यानी कि बिजनेस प्रोसेस के अंदर ही रिस्क असेसमेंट होता है, ठीक है। तो वही वाली बात यहाँ लिखी है, जब आप अंडरस्टैंडिंग करोगे बिजनेस प्रोसेस को और जब परफॉर्म करोगे वॉक थ्रू द यूज़ ऑफ आईटी सिस्टम एंड एप्लीकेशन शुड बी कंसीडर, ठीक है। तो कौन कौन सी आईटी सिस्टम वहाँ यूज़ हो रहे हैं, कौन कौन सी एप्लीकेशन वहाँ यूज़ हो रही है, उसको कंसीडर कर लेना। अगला, जब आप एंटिटी लेवल कंट्रोल्स को देखोगे, अभी हम एंटिटी लेवल कंट्रोल नीचे पढ़ेंगे, आपको तभी समझ आएगा, तभी याद करो इसको। जब हम असेस करेंगे एंटिटी लेवल कंट्रोल को, द एस्पेक्ट्स रिलेटेड टू द आईटी गवर्नेंस नीड टू बी अंडरस्टूड एंड रिव्यू। तो जो भी हमारे आईटी गवर्नेंस के हमारे एस्पेक्ट्स हैं उसको अंडरस्टूड भी करना है और रिव्यू भी करना है। एंड लास्ट में आ गया हमारे परवेसिव कंट्रोल्स, हम इंक्लूडिंग सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज, जनरल आईटी कंट्रोल्स एंड एप्लीकेशन शुड बी कंसिडर्ड एंड रिव्यूड, नीचे आपको मिलेंगे आपके कंट्रोल्स के अंदर, ठीक है। तो 4 पार्ट रहेंगे प्लानिंग के। पहला, रिस्क असेसमेंट। दूसरा, अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिजनेस प्रोसेस, उसमें आपको आईटी एप्लीकेशन एंड सिस्टम देखना है। फिर जब आप असेस करोगे ईएलसी, एंटिटी लेवल कंट्रोल को, तो आप उसको अंडरस्टैंड एंड रिव्यू कर लेना एस्पेक्ट्स को। एंड अगला सेम परवेसिव कंट्रोल देखोगे इंक्लूडिंग एसओडी, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी, तो वहाँ पे भी एप्लीकेशन को कंसिडर एंड रिव्यू कर लेना। अगले आते हैं एग्जीक्यूशन की तरफ। अब हम एग्जीक्यूट करने जा रहे हैं। तो ड्यूरिंग टेस्टिंग फेस, तो जो भी हमारे रिजल्ट्स आए हैं ऊपर किसके, जनरल आईटी कंट्रोल्स के। हाँ, अभी हमने ऊपर क्या करा है, अभी हमने ऊपर जो है, एक सेकेंड, अभी हमने ऊपर जनरल आईटी कंट्रोल्स को देखा है ना। हाँ, तो भैया जी उसके जो भी रिजल्ट्स आए हैं ना, उसके जो भी रिजल्ट्स आए हैं वो कैसे इम्पैक्ट कर रहे हैं नेचर, टाइम एंड एक्सटेंट ऑफ टेस्टिंग को, उसको देख लेना। और जब हम टेस्ट करेंगे रिपोर्ट्स को, किसको, जो रिपोर्ट्स प्रोड्यूस करी है आईपीई, इन्फॉर्मेशन प्रोड्यूस बाय द एंटिटी, कोई भी रिपोर्ट्स आपको दी होंगी एंटिटी ने, ठीक है, उसको भी आप टेस्ट करोगे। सीधा मैनेजमेंट में विश्वास तो करने लोगे, उसको भी टेस्ट करोगे, तो उसको भी आप एक बार क्या कर लेना, टेस्ट कर लेना। तो उस टाइम पे आपके 2 रहेंगे एग्जीक्यूशन के टाइम पे, टेस्टिंग फेस और दूसरा बारा आईपीई वाला एग्जीक्यूशन। तो एंड लास्ट हमारा इसमें क्या है, कंप्लीशन। जब हमारा कंप्लीशन हो जाएगा तो अब जो भी हमारे डेफिशिएंसीज वगैरह आई हैं उसको हम कैड के थ्रू, डेटा एनालिटिक्स के थ्रू क्या कर लेंगे, इवैल्यूएट कर लेंगे। तो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट ईजी बन गए, 7 टॉपिक्स, 7 पॉइंट्स। इतने हार्ड हो जाते हैं बच्चे को याद करने के लिए, आईसीएस पे क्वेश्चन उठाता है आपको याद ही नहीं होते यार, पर इतने तोड़ के इसको 4 पार्ट आगे बना दिए प्लानिंग के, 2 पार्ट एग्जीक्यूशन के, 1 पार्ट कंप्लीशन का। रट लो इस चीज़ को यार, बहुत ईजी आपका हो जाएगा। 1 सेकेंड,
ठीक है, तो बहुत ज़्यादा आसान हो गया, इसको अच्छे से रखना है यार, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है। अब अगला ये है कि उसी को थोड़ा सा अलग तोड़ा है आपका, दैट इज़ रिस्क असेसमेंट, अगेन प्लानिंग स्टेज, अंडरस्टैंड एंड इवैल्यूएट, अगेन प्लानिंग स्टेज, टेस्ट इट्स एग्जीक्यूशन स्टेज, एंड अगला रिपोर्टिंग इट्स एन कंप्लीशन स्टेज। ठीक है, तो आईसीएआई ने इसको फिर से घुमाने की कोशिश करी, बट हम लोगों ने इसको पकड़ लिया इतना रीड करने के बाद कि आईसीएआई चाहता कि आप लोगों से उसको पकड़ लिया। तो दो जो स्टार्टिंग के रिस्क असेसमेंट एंड अंडरस्टैंड एंड इवैल्यूएट ये आपके प्लानिंग स्टेज से बिलोंग करते हैं, फिर टेस्टिंग वाला पार्ट आपका बिलोंग करता है एग्जीक्यूशन स्टेज से, एंड अगला रिपोर्टिंग वाला पार्ट आपसे बिलोंग करता है कंप्लीशन स्टेज से। बहुत ही इन डेप्थ एनालिसिस के बाद ये आपको पढ़ना है। इसमें ऐसे आपको एग्जांपल्स दे सकता है कि ये किसके अंदर आपका आता है, तो एमसीक्यू का पार्ट बनेगा, डायरेक्टली क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत कम है, पर इसमें आ सकते हैं क्योंकि पॉइंट्स आपके ज़्यादा हैं, तो ऐसे आपको इस पर क्वेश्चन दे सकता है। आपको खुद रीड आउट करना है, कुछ भी हार्ड नहीं है, बहुत ही आसान है। चलो बढ़ते हैं आगे, दैट इज़ ERM, एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है, तो देखो यार बिज़नेस जो है ना आज के टाइम पे जो है एक डायनेमिक एनवायरनमेंट, एक बहुत ज़्यादा चेंजिंग एनवायरनमेंट में ऑपरेट करते हैं, तो इसी डायनेमिक एनवायरनमेंट की वजह से रिस्क जो है बहुत बढ़ चुका है। ठीक है, तो इसलिए कंपनी की जिम्मेदारी बनती है कंटिन्यूसली क्या करे, रिस्क को मैनेज करे, रिस्क को एनालाइज करे। अब रिस्क होते कौन कौन से हैं यार, रिस्क को कंपनी तो रिस्क को एनालाइज कर लेगी, मैनेज कर लेगी, पहले रिस्क तो बताओ यार। एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट, एंटरप्राइज रिस्क को मैनेज करेगा, ध्यान देंगे, टॉपिक का नाम क्या है, एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट ERM, एंटरप्राइज रिस्क को मैनेज करेगा। ठीक है, अब रिस्क क्या है पहले ये तो जान लो, तो कौन कौन से रिस्क है इस पर अगेन क्वेश्चन आ सकता है। बहुत ही प्यारी मेमोरी टेक्निक की तरह ध्यान देंगे। मार्केट का FO क्रेडिट बिजनेस पार्टनर की PE है इंडिया में। ठीक है, तो जो मार्केट का FO क्रेडिट बिजनेस पार्टनर है ना, उसकी परमानेंट इस्टेब्लिशमेंट है इंडिया के अंदर, तो ध्यान देंगे मार्केट MRT, मार्केट रिस्क, रेगुलेटरी एंड कंप्लायंस रिस्क, टेक्नोलॉजी एंड सिक्योरिटी रिस्क। ध्यान देंगे मार्केट का मतलब क्या है, MRT, मार्केट रिस्क, रेगुलेटरी एंड कंप्लायंस रिस्क, टेक्नोलॉजी एंड सिक्योरिटी रिस्क। अगला FO फाइनेंशियल रिपोर्टिंग रिस्क, ऑपरेटिंग रिस्क। अगला क्रेडिट बिजनेस पार्टनर, क्रेडिट रिस्क, बिजनेस पार्टनर रिस्क। एंड अगला PE परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट नहीं, प्रोडक्ट और प्रोजेक्ट रिस्क। एंड अगला एनवायरमेंटल रिस्क। तो मार्केट का FO क्रेडिट बिजनेस पार्टनर की PE इंडिया में, फिर से बोलेंगे एक बार मेरे साथ, मार्केट के FO बिजनेस पार्टनर की, फिर से सॉरी, मार्केट के FO क्रेडिट बिजनेस पार्टनर की PE है इंडिया में। आपको बहुत अच्छे से याद होगा, होप सो, मैं ऐसा बिलीव करके चल रहा हूँ। बहुत ही आसान है, एक बार फिर से पढ़ना, आपको याद हो जाएगा। मेमोरी टेक्निक अगेन लाइन में भी लिखी हुई है और आपकी हाईलाइटेड भी है। ठीक है, तो मेमोरी टेक्निक आपकी अगेन हाईलाइटेड भी है और लिखी भी हुई है वहाँ पे। चलो अगला आता है रिस्क असेसमेंट प्रोसेस इन्वॉल्व्स कंसीडरेशन फॉर। ठीक है, तो रिस्क आपको समझ आ गया। अब आता है कि रैप, रिस्क असेसमेंट प्रोसेस का जनरली आता क्या है, ये तो आपके हो गए टाइप्स ऑफ रिस्क। ठीक है, अब रिस्क को असेस भी तो करना है भैया जी, रिस्क तो पता लग गया ये है, उसको असेस कैसे करोगे। ऑडिटर्स आपकी जिम्मेदारी बनती है ना कि रिस्क को असेस करना। रिस्क तो पता लग गया जी, ऊपर मार्केट के FO क्रेडिट बिजनेस पार्टनर की PE इंडिया में ये रिस्क है, अब उसको असेस करना है। तो भैया जी रिस्क को असेस करने के आपके 7 पॉइंट्स हैं। इसको ICAI ने अलग तरीके से दिए हैं, पर जो आगे मैंने नंबर हेडिंग मेंशन करा है कि आपको इसी तरीके से इसको पढ़ना है, आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। यानी कि इस वाले पार्ट की बात हो रही है यहाँ पे, आपको इस तरीके से इस पर ध्यान देना है। ठीक है, चलो तो पहला है रिस्क को असेस करो, असेस रिस्क, रिस्क को आइडेंटिफाई करो, रिस्क एपेटाइट, असेसमेंट क्राइटेरिया इंक्लूडिंग क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव फैक्टर, प्रायोरिटाइज करो अब रिस्क को, फिर बेंचमार्किंग करो। बेंचमार्किंग का मतलब होता है कि फ्यूचर हमारे जो मार्केट में अपर लोग हैं उनके साथ क्या करना, कंपैरिजन करना, बेंच को मार्क करना है, तो बेंच मार्किंग करो। एंड अगला डेफिनेशन क्या रहेगी ऑफ की परफॉर्मेंस एंड रिस्क इंडिकेटर। तो एक ऑडिटर के लिए कितना की परफॉर्मेंस है, कितना रिस्क इंडिकेटर है, वो ऑडिटर डिपेंड करता है। ठीक है, तो डेफिनेशन जो है वो ऑडिटर टू ऑडिटर डिपेंड करती है। तो पहला रिस्क को असेस, रिस्क को आइडेंटिफाई, रिस्क एपेटाइट, असेसमेंट क्राइटेरिया, प्रायोरिटाइज करो रिस्क को, फिर बेंच मार्किंग करो बाहर वाले लोगों के साथ। एंड अगला आपकी डेफिनेशन आपके ऊपर डिपेंड करती है। चलो अगला आता है कि ये तो हो गया हमारा रिस्क असेसमेंट प्रोसेस। अब अगर ICAI ने जो है स्पेसिफिकली वर्ड यूज़ करा है टिपिकल, ठीक है, अगर ICAI जो स्पेसिफिकली वर्ड यूज़ कर रहा है ना टिपिकल, यानी कि ये वाला वर्ड, तो भैया जी समझ लेना कि वो ऊपर वाले रिस्क असेसमेंट प्रोसेस की बात नहीं कर रहा है इस केस में, इस वाले रिस्क असेसमेंट प्रोसेस की बात कर रहा है। ठीक है, इस बात को बहुत अच्छे से आप याद रखेंगे अगर स्पेसिफिकली वर्ड यूज़ हुआ है टिपिकल। पहला डिफाइन करो बिजनेस के ऑब्जेक्टिव क्या है। अब आइडेंटिफाई करो इवेंट्स को जो अफेक्ट कर रहे हैं बिजनेस के ऑब्जेक्टिव को। पता लग गया भैया जी ये जो हमारे क्या हैं इवेंट्स हैं जो कि अफेक्ट करेंगे हमारे बिजनेस के ऑब्जेक्टिव को। अब भैया जी असेस करो कि वो इवेंट जो हैं कितनी बार हो सकते हैं, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, पता लग गया। अब भैया जी ये इवेंट इतनी बार होगा, उसको रिस्पॉन्ड करो और मिटिगेट करो, रिस्क को ख़त्म करने की कोशिश करो। अगला आखिरी में क्या करो, रेजिडुअल रिस्क जो आखिरी में बच गया बिल्कुल बेकार सा रिस्क, उसको असेस करो। तो ध्यान देंगे, पहला मेरे साथ साथ बोलेंगे, आपको बोलते ही 5 पॉइंट याद हो जाएंगे। पहला
पहले बिजनेस के ऑब्जेक्टिव के डिफाइन हो गए, हाँ पता लग गया यार। दूसरा भी इवेंट्स जो अफेक्ट कर रहे हैं उनको, बिजनेस के ऑब्जेक्टिव को, अरे यार ये इवेंट्स हैं, अरे ये इवेंट्स कितनी बार हो सकते हैं, लाइकलीहुड क्या है इनका कि 10 बार होंगे क्या, हाँ 10 बार हो, क्या क्या इंपैक्ट पड़ेगा, ये इंपैक्ट पड़ेगा। अब भेजो उनको, रिस्पॉन्ड करो, रिस्पॉन्ड कर दिया, मिटिगेट करो, ख़त्म कर दिया, एंड लास्ट में अब जो बाकी बचा हुआ रेजिडुअल रिस्क बच गया है उसको देख लो क्या क्या रहता है। तो कितना आसान है यार रैप करना, ठीक है। तो हमारा टॉपिक खत्म होता है यहाँ पे ERM वाला, एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट। तो पहले रिस्क को मैनेज करना है, रिस्क होता क्या क्या है, और रिस्क को फिर असेस करना, ऑडिटर साहब देख लेंगे। चलो बढ़ते हैं आगे। अब आता है कि इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि आपके पेपर में आने के चांसेस हैं। सबसे पहले इसमें क्या है, टाइप्स ऑफ कंट्रोल। अभी हमने देखो धीरे धीरे पढ़ा था कि यार जनरल IT कंट्रोल देखा था ऊपर वाले पार्ट में, मैं फिर से दिखा देता हूँ। जनरल IT कंट्रोल्स, मैं जनरल IT कंट्रोल से फिर उनका रिजल्ट्स क्या हैं। तो जनरल IT कंट्रोल्स होते क्या, ज़रा ध्यान देंगे मेरे ऊपर। तो जनरल IT कंट्रोल्स 3 टाइप के हमारे टाइप्स ऑफ कंट्रोल है, जनरल IT कंट्रोल, एप्लीकेशन कंट्रोल, IT डिपेंडेंट कंट्रोल। पहले बात करते हैं जनरल IT कंट्रोल की। तो जनरल IT कंट्रोल्स के आर द पॉलिसीज एंड प्रोसीजर। हाँ, बड़ी वाह जी वाह, कितनी मजाक की बात है भैया। कंट्रोल्स होते ही क्या हैं, कंट्रोल सिर्फ पॉलिसीज एंड प्रोसीजर ही होते हैं। अब ऐसे 315 पढ़ोगे आपको पता लगेगा कि व्हाट डू यू मीन बाय कंट्रोल। कंट्रोल इज़ नथिंग बट द पॉलिसीज एंड प्रोसीजर। रिस्क है तो कंट्रोल है, कंट्रोल को लगाने के लिए, रिस्क को ख़त्म करने के लिए, इसको ख़त्म करने के लिए कंट्रोल लगाया जाता है। कंट्रोल क्या है, पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स। तो जनरल IT कंट्रोल्स आर पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स दैट रिलेट टू मैनी एप्लीकेशंस। ये बहुत सारी एप्लीकेशंस के ऊपर लगते हैं, किसी स्पेसिफिक एप्लीकेशन के लिए नहीं होते। MCQ का बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट। और क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं, किसको सपोर्ट करते हैं, इफेक्टिव फंक्शनिंग ऑफ द एप्लीकेशन कंट्रोल, ठीक है। तो जनरल IT कंट्रोल्स बहुत सारी एप्लीकेशंस के लिए होते हैं, और इफेक्टिव फंक्शनिंग ऑफ एप्लीकेशन कंट्रोल को क्या करते हैं, ये लोग सपोर्ट करते हैं। आगे वाला पार्ट आप देख लेना, मैं इसमें एग्जांपल रीड कर रहा हूँ कि इसमें कौन कौन से हमारे आ जाते हैं। पहला मेमोरी टेक्निक पे ध्यान देंगे सीधा। मेमोरी टेक्निक है इसकी, DSP की एप्लीकेशन को असेस करो, ठीक है। तो DSP की एप्लीकेशन को असेस करो। D डेटा सेंटर एंड नेटवर्क ऑपरेशंस। अगला S सिस्टम सॉफ्टवेयर एक्विजिशन, चेंज एंड मेंटेनेंस, प्रोग्राम चेंज। फिर अगला एक्सेस सिक्योरिटी, एंड अगला एप्लीकेशन सिस्टम एक्विजिशन, उसका डेवलपमेंट, उसकी मेंटेनेंस, ठीक है। तो DSP डेटा सेंटर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, प्रोग्राम चेंज की एप्लीकेशन को एक्सेस करो, एप्लीकेशन को एक्सेस करो। तो एक्सेस सिक्योरिटी, एंड अगला एप्लीकेशन सिस्टम का एक्विजिशन, डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस। तो ये हमारा खत्म होता है जनरल IT कंट्रोल। अगली बात करते हैं इसमें एप्लीकेशन कंट्रोल की। तो मैं रेड वाला पार्ट पे ध्यान दूंगा सिर्फ और सिर्फ। एप्लीकेशन कंट्रोल कैन बी प्रिवेंटिव एज वेल एज डिटेक्टिव इन नेचर। ये दोनों हो सकते हैं, प्रिवेंटिव भी हो सकते हैं और डिटेक्टिव भी हो सकते हैं। एंड दैट आर डिजाइन टू इंश्योर द इंटीग्रिटी ऑफ द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। एप्लीकेशन कंट्रोल रिलेट टू प्रोसीजर्स यूज टू इनिशिएट, रिकॉर्ड एंड प्रोसेस रिपोर्ट, ट्रांजेक्शन और अदर फाइनेंशियल डेटा, ठीक है। तो जनरल IT कंट्रोल्स बहुत सारी एप्लीकेशन के लिए होते हैं जो कि सपोर्ट करते हैं इफेक्टिव फंक्शनिंग ऑफ द एप्लीकेशन कंट्रोल को। और एप्लीकेशन कंट्रोल सिर्फ एक एप्लीकेशन के लिए होते हैं। फॉर एग्जांपल बात करते हैं मोबाइल की। मोबाइल के अंदर एक एप्लीकेशन है, ठीक है। अभी ध्यान देना, अगर मैंने मोबाइल की स्क्रीन पर लॉक लगा रखा है, वो जनरल IT कंट्रोल है। अब मैंने उसको खोला, वो सारी एप्लीकेशन के लिए है। पर जब मैं अंदर जाके व्हाट्सअप की ऐप खोल रहा हूँ, और व्हाट्सअप की ऐप पे मैंने अपना वो लगा रखा है, पासवर्ड वगैरह, तो भेजी वो एप्लीकेशन कंट्रोल है। समझ आया। तो एप्लीकेशन कंट्रोल सिर्फ एक एप्लीकेशन के लिए, व्हाट्सअप के लिए मैंने व्हाट्सअप पे फिंगरप्रिंट लगा रखा है, वो सिर्फ एप्लीकेशन कंट्रोल है। बट मैंने अगर बाहर स्क्रीन पे फिंगरप्रिंट लगा रखा है, वो क्या है, वो हमारा जनरल IT कंट्रोल है। ध्यान रखेंगे इस बात को, ठीक है। तो एग्जांपल्स क्या है इसके, नंबर चेक, लिमिट चेक, फॉर्मेट चेक, रेंज चेक, रीजनेबल चेक। यार वो गाना है यार चेक वाला, है ना, वो लगा देना इसके आगे। नंबर चेक करो, लिमिट चेक करो, फॉर्मेट चेक करो, रेंज चेक करो, रीजनेबल चेक करो। फिर से नंबर चेक, लिमिट चेक, फॉर्मेट चेक, रेंज चेक, रीजनेबल चेक। फिर से नंबर चेक, लिमिट चेक, फॉर्मेट चेक, रेंज चेक, रीजनेबलनेस चेक, ठीक है। एंड अगला है आपका IT डिपेंडेंट कंट्रोल्स। यहाँ पे एक बार खुद देख लेना, IT के डिपेंडेंट कंट्रोल से देखिए जो मैनुअल कंट्रोल होते हैं पर IT पे डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। तो जनरल IT कंट्रोल, एप्लीकेशन कंट्रोल, ये दोनों आपके IT वाले कंट्रोल है। पर अगला आपके IT डिपेंडेंट कंट्रोल जो कि मैनुअल है पर IT पे डिपेंडेंट है। चलो आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। बहुत ही हमारा आसान चैप्टर है, 2 पेजेस और रह गए, ज़रा ध्यान देंगे। अगले आते हैं हमारे एंटिटी लेवल कंट्रोल। मैं आपको बताया था कि मैं नीचे पढ़ाऊंगा एंटिटी लेवल कंट्रोल होते क्या हैं। तो एंटिटी लेवल कंट्रोल हमारे 2 टाइप के होते हैं, डायरेक्ट ELC, इनडायरेक्ट ELC। तो सबसे पहले बात करते हैं मेमोरी टेक्निक के ऊपर। डायरेक्ट ELC का मतलब है ऊपर से खड़े होकर देखना, यानी कि जो डायरेक्ट ELC है ना, बड़ी बच्चों वाली मेमोरी टेक्निक है, सिर्फ याद करने के लिए बनाई गई है, भावनाओं में जाना, रियलिटी अलग है, ठीक है। तो डायरेक्ट ELC operate at a level higher than business activity or transaction level such as business process, sub level process, account balance level, sufficient level of precision to prevent, detect, to correct and statement in a timely manner। यानी कि बिजनेस एक्टिविटी के ऊपर खड़े होकर लगाई जाती है। सिंपल सी बात है, बिजनेस एक्टिविटी आप कर रहे हो ना, ट्रांजेक्शन वगैरह, उससे पहले ही हो गया आपका, ठीक है ना। वो आप कंट्रोल के दायरे में वो एक्टिविटी कर रहे हो, कंट्रोल के दायरे में आप ट्रांजेक्शन कर रहे हो, ठीक है। किसी भी लेवल पे हो सकता है, बिजनेस लेवल, सब प्रोसेस लेवल, सफिशिएंट लेवल, बैलेंस लेवल, एनीथिंग एल्स, ठीक है। एग्जांपल क्या है इसके, सबसे पहला आपका बिजनेस परफॉर्मेंस रिव्यू, ठीक है। दूसरा आपका मॉनिटरिंग ऑफ इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल एक्टिविटीज़ बाय द इंटरनल ऑडिट फंक्शन। तो देखो बिजनेस परफॉर्मेंस रिव्यूज़,
देख रहे हैं कि क्या क्या हुआ है ऊपर से खड़े होके, बिजनेस परफॉर्मेंस। दूसरा, बेसिक कंट्रोल कैसे हैं ऊपर से खड़े होकर देख रहे हैं, इसको बोलते हैं हमारे क्या डायरेक्ट ईएलसी, इनके ऊपर से खड़े होकर देखना, पहले से ही देख लेना। चलो अगला आता है इनडायरेक्ट ईएलसी, ये कहते हैं पहले से नहीं साथ में खड़े होकर देखना। तो इनडायरेक्ट ईएलसी डू नॉट रिलेट टू एनी स्पेसिफिक बिजनेस प्रोसेस, ट्रांजेक्शन और अकाउंट बैलेंस एंड हैंस कैन नॉट प्रिवेंट टू डिटेक्ट मिसस्टेटमेंट। यानी कि देखो सिंपल सी बात क्या, जब आपके डायरेक्ट ईएलसी होते हैं ना, वो प्रिवेंट करते हैं, डिटेक्ट करते हैं मिसस्टेटमेंट को, कि कोई कांड हो गया है पता लगा लो, कोई कांड होने वाला है पता लगा लो। पर जो आपके इनडायरेक्ट ईएलसी है, ये आपके भैया जी प्रिवेंट डिटेक्ट नहीं करते मिसस्टेटमेंट को। इसके एग्जांपल देखना पता लग जाएगा। कंपनी की कोड ऑफ कंडक्ट क्या है, एचआर पॉलिसी क्या है, एम्प्लॉय की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। भाई कंपनी ने तो कोड ऑफ कंडक्ट बना दिया, अब भैया जी क्या एक बात बताओ, क्या आप पता लगा पाओगे इससे कि इसमें कहाँ मिसस्टेटमेंट हो सकती है इसकी वजह से? नहीं जी, जब ये प्रोसेस सही में एग्जीक्यूट होगा तब होगी मिसस्टेटमेंट। तो आपने एचआर पॉलिसी बनाई, अब इसको एम्प्लॉय फ़ायदा उठा रहा है इसका, नकली में लूप होल्स निकाल के, अब भैया जी डिटेक्ट हुई है मिसस्टेटमेंट, तो वो डायरेक्ट ईएलसी काम करेगा। एचआर पॉलिसी बनाना इज़ द इनडायरेक्ट ईएलसी, पर जब वो उसमें लूप होल्स निकाल के उसमें फ़ायदा उठाया जा रहा है किसी एम्प्लॉय के द्वारा, अब वो डायरेक्ट ईएलसी काम करेगा, पहले से कंट्रोल लगा के। फॉर एग्जाम्पल बायोमेट्रिक, आपने वहाँ पे टाइम लगाया, एचआर पॉलिसी का 10:30 से 6:30, 10:30 बजे वहाँ पहुँचना है, ये तो आपने लगा दिया वहाँ पे, ये तो हो गया। प्रिवेंट डिटेक्ट नहीं कर पाएगा स्टेटमेंट को। अब कोई एम्प्लॉय आके 11 बजे आके इस टाइम को एडजस्ट कर रहा है 10:30, बायोमेट्रिक में जिम्मेदार वो मतलब छेड़छाड़ी कर रहा है अटेंडेंस रजिस्टर में, तो आपने क्या कर दिया, बायोमेट्रिक लगा दिया वहाँ पे। तो ये क्या डायरेक्ट ईएलसी, समझ आया? तो हमारा ये टॉपिक खत्म होता है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कंट्रोल से रिलेटेड, इससे रिलेटेड हमारा खत्म होता है यहाँ पे। अब हम बढ़ते आगे, विसल ब्लोवर पॉलिसी। आपको अच्छे से पता है विसल ब्लोवर पॉलिसी क्या होती है। फॉर एग्जांपल कंपनी में कोई भी अगर कांड कर रहा है, तो कोई उसके अगेंस्ट आवाज़ उठा रहा है, मतलब विसल को ब्लो कर रहा है, सीटी मार रहा है, तो ये काम क्यों कर रहा है, ठीक है? तो ऐसी पॉलिसी होनी चाहिए। तो आप कोई कांड कर रहे हो कंपनी में, सामने वाला आवाज़ उठा रहा है आपके अगेंस्ट, इसको मतलब बोलते हैं विसल ब्लो, वो सीटी बजा रहा है कि आप ये काम कर क्यों रहे, कांड कर क्यों रहे हो। तो उसको आप रीड आउट करना, आपको समझ आएगा कि कैसे ऑडिटर अंडरस्टैंड करेगा कि विसल ब्लोवर पॉलिसी कंपनी की, मतलब कंपनी के पास है भी या नहीं है, कि विसल ब्लोवर पॉलिसी में जो बातें लिखी हैं क्या वो डॉक्यूमेंटेड है या नहीं है। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। मैंने आपको मतलब समझा दी क्या होता है विसल ब्लोवर का। सामने वाला बंदा आवाज़ उठा रहा है कि ऐसा आप क्यों कर रहे हो, इसकी पहले पॉलिसी बनती है कौन कौन बंदे आवाज़ उठा सकते हैं, क्या कंपनी के अंदर पॉलिसी है भी नहीं, ये कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है। अगला आता है कैट। अब मैंने आपको बताया था क्या इस टाइम पे, चैप्टर पूरा का पूरा लिंक है यार, मैंने आपको बताया था कंप्लीशन स्टेज पे ध्यान देंगे, इधर ध्यान देंगे कंप्लीशन स्टेज के ऊपर। मैं बताया था कंप्लीशन स्टेज में आपको कंट्रोल का क्या करना है, जो आपकी डेफिशिएंसीज आई है उसको कैट के थ्रू, डेटा एनालिटिक्स को क्या करना है आपको इवैल्यूएट करना है। मतलब कंप्लीशन स्टेज के अंदर जो भी आपकी कंट्रोल डेफिशिएंसीज आपको मिली हैं उसको आपको इवैल्यूएट करना है यूजिंग कैट एंड द डेटा एनालिटिक्स, ठीक है? चलो, तो वो कैट यही है। सबसे पहले भैया जी रो डेटा से मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन बनाना यूजिंग पीपीटी, प्रोसेस टूल्स एंड टेक्निक्स, इज कॉल्ड डेटा एनालिटिक्स। और डेटा एनालिटिक्स पे तड़का लगाना, इसको बोलते कैट। ध्यान देंगे मेमोरी टेक्निक के ऊपर, पीटीटी का तड़का लगाना, यानी कि मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन से, रो से मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन बनाना, उसको बोलते हैं डेटा एनालिटिक्स। पीपीटी के थ्रू, पीपीटी नहीं, पीटीटी के थ्रू। पीपीटी तो ऊपर था बिल्कुल स्टार्टिंग में, ये रहा देखो चैप्टर के स्टार्टिंग में पीपीटी, पीपल प्रोसेस टेक्नोलॉजी, पर यहाँ पे क्या है पीटीटी, यहाँ पे क्या आपकी पीटीटी, ठीक है? तो मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन मंगाना यूजिंग द प्रोसेस टूल्स एंड टेक्निक्स इज कॉल्ड डेटा एनालिटिक्स। और जब वो डेटा एनालिटिक्स यूज़ होता है ऑडिट के अंदर, तड़का लगा दिया, डेटा एनालिटिक्स के ऊपर तड़का लगा दिया, तो बन जाता है कैट। यानी कि कैट इज़ नथिंग बट द टेक्निकल वर्ड, वो जब वो ऑडिट में यूज़ हो रहा है। यानी कैट एंड डेटा एनालिटिक्स आर सेम एंड सिमिलर, बट जब ऑडिट में यूज़ हो गया तो वो बन गया कैट, जब नॉन ऑडिट के लिए यूज़ हो गया तो वो बन गया डेटा एनालिटिक्स। चलो ठीक है, तो क्या क्या हमारे कवर होंगे इसके अंदर, दैट इज़ हमारा रिस्क असेसमेंट, कंट्रोल टेस्टिंग, नॉन स्टैंडर्ड जर्नल एनालिसिस, इवैल्यूएशन ऑफ एफिशिएंसी, फ्रॉड रिस्क असेसमेंट, दिस यू कैन स्किप, ठीक है? अब आता है बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़, देयर आर सेवरल स्टेप्स दैट शुड बी फॉलोड to achieve success with CATs, and any of the supporting tools as a suggested approach to benefit from the use of CAT is given in the illustration below। मतलब ऑडिटर साहब कैसे कैट को यूज़ करेंगे, पहला अंडरस्टैंड करो बिजनेस एनवायरनमेंट को, कर लिया। ऑब्जेक्टिव को डिफाइन करो, कर दिया। आइडेंटिफाई करो सोर्स एंड फॉर्मेट ऑफ डेटा। अब जो डेटा आपको चाहिए उसका सोर्स क्या रहेगा, भैया ये डेटा का सोर्स रहेगा, हाँ मिल गया डेटा ये रहा, अब उसको एक्सट्रैक्ट करो, कर दिया। डेटा कंप्लीट है, एक्यूरेट है, देख लो। अब डेटा के ऊपर क्राइटेरिया लगाओ, कौन सा क्राइटेरिया, कौन सा क्राइटेरिया भाई, कौन सा क्राइटेरिया, ये वाला क्राइटेरिया, क्योंकि जो आपने क्राइटेरिया डिफाइन करा है ऊपर, उस क्राइटेरिया को यहाँ पे लगा दो। आ गया रिजल्ट, आ गया उस क्राइटेरिया लगाने के बाद, हाँ जी आ गया। अब रिजल्ट को वैलिडेट करो, आखिरी में रिपोर्टिंग कर दो एज पर ऐसे 230। ध्यान देंगे फिर से, अंडरस्टैंड करो बिजनेस एनवायरनमेंट को, कर दिया, बिल्कुल बेकार पॉइंट है, हटाओ इसको, हटा दिया। अब देखो क्राइटेरिया डिफाइन करो, कैट लगाना है ना आपको डेटा के ऊपर, हाँ मेरे को रो डेटा से मेरे को मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन बनानी है। कैसे बनानी है, पीटीटी का यूज़ करते हुए। पीटीटी का मतलब क्या है, प्रोसेस टूल्स एंड टेक्निक्स।
PTT का मतलब क्या है, प्रोसेस टूल्स एंड टेक्निक, उसको मदद यूज़ करते मैंने क्या बनाना है, मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन। क्राइटेरिया डिफाइन कर दिया। डेटा का फॉर्मेट क्या रहेगा, ये रहेगा, डेटा को बाहर निकालो, निकाल दी, कंप्लीटनेस है, कंप्लीट है, क्राइटेरिया लगाओ, लगा दिया, रिजल्ट आगे कंफर्म करो, ठीक है जी, डॉक्यूमेंट करो, कर देंगे। लास्ट टॉपिक है हमारा, दैट इज स्टैंडर्ड्स गाइडेंस एंड प्रोसीजर यूजिंग रेलिवेंट फ्रेमवर्क्स एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस, ठीक है। तो हमारे ये स्टैंडर्ड्स गाइडेंस एंड प्रोसीजर्स हैं जो कि हमारे बाहर यूज़ होते हैं, मतलब कुछ इंडिया में है, कुछ बाहर है, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल सेक्शन 143 हमारा इंडिया में है, तो यहाँ पे हमारा क्या है, गिवन बिलो आर सम ऑफ द कॉमन स्टैंडर्ड्स एंड गाइडलाइंस दैट आर रेलिवेंट इन दिस कंटेक्स्ट इंक्लूड, ठीक है। तो कुछ हमारे कॉमन स्टैंडर्ड्स वगैरह हैं जो हमारे इंडिया में भी यूज़ होता है, बाहर भी यूज़ होते हैं, रिलेटेड टू द ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट। सेक्शन 143 हमारा डील करता है यहाँ पे, इसके साथ आपको बहुत अच्छे से पता है, ऑडिट वाले चैप्टर का पार्ट है, ठीक है। इसके अलावा हमारा सार्बेन्स-ओक्सले एक्ट है, ISO है, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स है, ठीक है। आपको खुद रीड करना है इसको, पेपर में बहुत कम चांसेस है यहाँ के आने के, पर आ सकता है, क्योंकि ICAI आपको अगर मार्क्स कम देने हैं तो यहीं से देगा, तो ठीक है, आपके ऊपर है, इसको रीड करना बहुत ही आसान है, उसको देख लेना, ठीक है। ठीक है, तो होप्स तो आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आया होगा, 6 के 6 पेजेस का, ठीक है। कोई भी दिक्कत नहीं होगी, इस वीडियो को 2 बार 3 बार अच्छे से सुनना, आपको पता लग जाएगा इस वीडियो की कितनी इंपॉर्टेंस है, ठीक है। चलो, सो आप सबको अच्छे से समझ आया होगा, ठीक है। इस वीडियो को 2 से 3 बार देखना, 2 से 3 बार में आपको ये बहुत अच्छे से खुद ब खुद ही याद हो जाएगी, आपको याद करने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो चैप्टर हमारा खत्म होता है, जैसे हमारा ऑडिट के जॉब के अंदर हमारा ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट, ठीक है। नेक्स्ट टाइम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि पेपर नज़दीक है और ऑडिट का पेपर वैसे ही सब लोगों के लिए हार्ड है, वो डरे रहते हैं उससे, तो कहीं सारे लोगों की हेल्प होनी चाहिए, ठीक है। तो थैंक यू गाइस, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर, बाय बाय, टेक केयर।